हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैंने आपसे एक बार शायद सवाल पूछा था स्टार्टिंग में, एक बार मैग्नेट में ऐसा क्या होता है कि उसका मैग्नेटिज्म बनता है? किसी को ध्यान है? बताएं। देखो भाई, जब भी मैग्नेटिज्म आएगा इसका मतलब कहीं ना कहीं चार्ज मूव कर रहा होगा। तो आपका जो एटम्स हैं, एटम्स से सराउंड बीच में क्या है, आपका न्यूक्लियस है, सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, तो दैट मूविंग इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। बट वो तो इस वुड में भी है, ये भी एटम से बना हुआ है, तो एटम्स का ये भी बना हुआ है, तो इसमें और बार मैग्नेटिक फील्ड क्या अंतर हुआ? इसका मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं बना? हाँ हाँ, आपके जो एटम्स हैं, मान लो एक ऐसे मूव कर रहा है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बना, दूसरा ऐसे घूम रहा होगा उसका ऐसे बना, तो आपके रैंडमली ओरिएंटेड हैं, इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन पाता है। माइक्रोस्कोपिकली इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होगा बट माइक्रोस्कोपिकली विजिबल नहीं होता है ड्यू टू कैंसिलिंग इफेक्ट। ठीक है, तो कुल मिला के एक बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिज्म होता है वो उसके अंदर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स का होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं वो एक करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव करेंगे। करंट कैरिंग लूप का एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m होगा, इतनी बात ठीक है। यहां पे हम क्या देख रहे हैं, लेट से आपके पास एक आयरन का ऐसा सिलेंडर टाइप है, उसके ऊपर आपने ऐसे तार को लपेट दिया। मैग्नेट को बनाने का एक तरीका होता है जो आपने छोटी क्लासों में सीखा होगा शायद, क्या अगर एक कील के ऊपर आप तार लपेट दें कील के ऊपर, उससे करंट पास कराएं तो आपकी कील मैग्नेट बन जाती है, देखा है? तो यहां पे क्या होता है, इस तार लपेटी हुई तार में हम करंट इंट्रोड्यूस करेंगे, आई नॉट इंट्रोड्यूस करेंगे। अगर अंदर वाले सॉलिड सिलेंडर को जो कि आयरन का है उसको भूल जाएं तो इट इज नथिंग बट अ सोलेनॉइड विल प्रोड्यूस सम मैग्नेटिक फील्ड। हाँ जी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब वो जो लोहा था उसके अंदर पहले आपके जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स थे एटम्स के, वो रैंडमली ओरिएंटेड थे। मैग्नेटिक फील्ड लगने के बाद क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा था, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगा है तो वो ऐसे रिवॉल्व कर रहा तो घूम के पलटी मार के ऐसे आ जाएगा, ऐसे घूमने लगेगा, मतलब उसका प्लेन टिल्ट हो जाएगा, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो आपके इस आई नोट के कारण जो बी नोट बना, उस बी नोट के कारण इसके अंदर जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स थे वो एक डायरेक्शन में अलाइन होंगे, जैसे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अलाइन हुए थे। ठीक है, जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था तो उससे पोलराइजेशन का एक वर्ड हमने डिफाइन किया था। जब एक डाइलेक्ट्रिक पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो एक वर्ड था पोलराइजेशन, क्या मतलब था उसका? हाउ डू डिफाइन पोलराइजेशन इन वन लाइन? हाँ, इंड्यूस या रीओरिएंट जैसे भी हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से एक यूनिट वॉल्यूम में जो नेट आपका डाइपोल मोमेंट बना उसको बोलते हैं पोलराइजेशन। टोटल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इन यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड लगाने से आपके डाइपोल्स ओरिएंट हुए तो एक यूनिट वॉल्यूम में कितने मैग्नेटिक डाइपोल्स ओरिएंट हुए, उनके कारण कितना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बन गया, वो होता है मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन इज नथिंग बट टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन अ गिवन वॉल्यूम। तो आप ये लिखें एक बार, मैग्नेटाइजेशन
मैग्नेटाइजेशन इज डिफाइंड एज total magnetic dipole moment per unit volume। ये आपका क्या है? मैग्नेटाइजेशन। ये क्या है आपका? टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन गिवन वॉल्यूम V, और ये आपका गिवन वॉल्यूम V है। लिंक कर पा रहे हैं? आसान है ना? आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स हैं, बस वो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में अलाइन होंगे तो आपका नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। ठीक बात है। अब देखें ध्यान से, करंट आया, करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आया। अब जो फील्ड बना इस सोलेनोइड का, वो इस आयरन के अंदर रखे हुए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स को अलाइन करेगा, उनका मैग्नेटाइजेशन बनेगा। तो इस बी नॉट से आपका एम हो गया, मतलब जो आपने फील्ड लगाया उसके कारण अंदर मैग्नेटाइजेशन हो गया। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पोलराइजेशन हुआ था, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लगाने से मैग्नेटाइजेशन हो गया। अब देखो आप, एक तो आपने अप्लाई किया था इलेक्ट्रिक फील्ड, और अब वो जो डाइपोल्स ओरिएंट हो गए, जो डाइपोल्स ओरिएंट हो गए वो करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव करेंगे, क्या उनका भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? ये तो आपने अप्लाई किया था, मतलब करंट चलाया, फ्लो कराया, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड टाइप हो गया, मैग्नेटाइजेशन हुआ, डाइपोल्स मतलब ओरिएंट हुए पर यूनिट वॉल्यूम। अब जो ओरिएंट हो गए उनका जो करंट फ्लो कर रहा है उसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो मैग्नेटाइजेशन के कारण आपका एक BM, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपका प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक बात है? ये आपका सीक्वेंस है, इसके अंदर क्या हो रहा है उसका। अब एक बात सुने, जैसे यहां पे आपने देखा कि मैग्नेटाइजेशन के कोरस्पॉन्डिंग एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। अगर मैग्नेटाइजेशन है उसके कोरस्पॉन्डिंग एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड है। अगर ये किसी मैग्नेटाइजेशन से बना हुआ होता तो वो मैग्नेटाइजेशन कितनी होती? मैं एक स्टेप पीछे जाके, हालांकि ये आपने करंट फ्लो कराया उससे बी नोट बना है, बट ये अगर मैग्नेटाइजेशन से बना हुआ होता ये फील्ड, तो वो मैग्नेटाइजेशन को आप H बोलते, H। आई होप सीक्वेंस इज क्लियर। इस टर्म को बोलते हैं H को मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये बी नोट क्या है आपका? आप बोल सकते हैं इसको अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये है आपका मैग्नेटाइजेशन। वैसे आप देखें ये भी टेक्निकली मैग्नेटाइजेशन ही है, बट इसका नाम अलग रखा है आपने, मैग्नेटिक इंटेंसिटी रखा है। ये आपका मैग्नेटाइजेशन है और ये आपका क्या है? टॉपिक क्या है? मैग्नेटाइजेशन। समझ में आ गया क्या है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी कौन सा वर्ड है? ये H के लिए मैग्नेटिक इंटेंसिटी रखा गया है। अब बताएं टोटल मैग्नेटिक फील्ड B विल बी B नॉट प्लस BM। हाँ जी, अप्लाइड और प्रोड्यूस्ड दोनों जोड़ दिए हैं।
अब ये बताओ आप, क्या जो ये Bm है इट विल बी प्रोपोर्शनल टू m? हाँ जी, जितना m होगा उतना Bm होगा, तो Bm इज इक्वल्स टू म्यू नॉट m। म्यू नॉट आपका कांस्टेंट जो होता है मैग्नेटिज्म का, वो म्यू नॉट है। अगर Bm m के प्रोपोर्शनल है तो क्या B नॉट भी h के प्रोपोर्शनल होगा? अगर Bm m के प्रोपोर्शनल है तो क्या B नॉट भी h के प्रोपोर्शनल होगा? होगा। तो आप कहेंगे B नॉट इज म्यू नॉट h। आप दोनों को इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 को पहले में पुट कर देंगे तो आपका B आ जाएगा म्यू नॉट m प्लस h। हाँ जी, देखो सबसे पहले आपका सोलेनॉइड में करंट चला, उससे मैग्नेटिक फील्ड B बन गया, ठीक है। अब आप इमेजिन करें इस आयरन जो सिलेंडर है इसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, उनका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, बट इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे वर रैंडमली ओरिएंटेड। ये आयरन है, मैग्नेट नहीं है, मैग्नेट बनाना है इसको, ठीक है। जब यदि ये मैग्नेटिक फील्ड आया इसका, उसके कारण से जो आपके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स विच वर रैंडमली ओरिएंटेड दे विल अलाइन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन अलोंग द फील्ड। जब वो एक डायरेक्शन में आ गए तो अब पहले उन सब का इंडिविजुअल जो मैग्नेटिक फील्ड था, एक करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, एक करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक फील्ड था, बट वो रैंडम डायरेक्शंस में थे, वो कैंसिल हो रहा था। अब सारे एक डायरेक्शन में आ गए तो उनका मैग्नेटिक फील्ड जुड़ जाएगा एंड इट विल बी Bm। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत भाई? हाँ, ऐड क्यों किया? एक हम रिलेशन निकालना चाह रहे हैं, आगे पहुंचना चाह रहे हैं बस। हाँ, बस ये पता होना चाहिए कि हाँ ये तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है और Bm उसके प्रोपोर्शनल है m के, B नॉट h के है, तो हमने बस मैथमेटिकली हम मैग्नेटाइजेशन के कारण करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। करंट कैरिंग लूप का आपका नहीं सुना, मैग्नेटाइजेशन है क्या? मैग्नेटाइजेशन इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कब बनेगा? जब बाहर से फील्ड आएगा। वो फील्ड कैसे आया? वो करंट से आया। तो मैग्नेटाइजेशन से कोई करंट का संबंध नहीं है, मतलब इनडायरेक्टली फील्ड लगाया है तब m प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब आप बताएं, अगर इन सब का आपस में रिलेशन है तो h और m का भी होगा। अभी आपने क्या किया? इन दोनों का रिलेशन था, इन दोनों का रिलेशन था, तो इन दोनों का भी होगा। तो इन दोनों के रिलेशन के लिए एक टर्म होती है मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू xi h। दिस इज अगेन मैग्नेटाइजेशन, दिस इज मैग्नेटिक susceptibility and this is magnetic intensity. Magnetic susceptibility depends upon nature of आपके मटेरियल का नेचर क्या है, उस पर डिपेंड करता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ वो अप्लाइड है। आप देखें इसमें भी कोई खास बात तो नहीं है, वैसे तो ये प्रोड्यूस्ड है और वो अप्लाइड है बेसिकली, है ना, उतना ही संबंध है। पर इस जाई का मतलब क्या है? मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल आपने आयरन रोड ली, कॉपर रोड ली,
तो अगर आयरन के ऊपर आप उतना ही मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो इट विल प्रोड्यूस मोर मैग्नेटिक फील्ड एज कंपेयर टू कॉपर या कोई और मटेरियल, है ना। तो वो तय होता है इस राई से। अगर राई ज्यादा होगा तो आपने वही फील्ड लगाने पे ज्यादा मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस होगा। जैसे आपका था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, अगर के ज्यादा होगा तो आपका ज्यादा अपोजिशन होता है फील्ड का, अप्लाइड फील्ड का, है ना। यहाँ पे अगर राई ज्यादा है तो इसका मतलब ज्यादा सपोर्ट करेगा, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। क्लियर है? ठीक है। अब इसको आप यहां पुट कर दें, यहां पुट करें B इक्वल टू म्यू नॉट राई H प्लस H, B इक्वल टू म्यू नॉट राई प्लस 1 इंटू H, और इसको लिख दिया म्यू H। म्यू इक्वल टू हाँ जी, ये है आपकी परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। म्यू नॉट क्या था? म्यू नॉट था परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये आपकी परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम है। हाँ जी, हाँ जी, वो परमिटिविटी थी, परमिएबिलिटी है वो परमिटिविटी थी। देखो परमिएबिलिटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? जिसकी परमिएबिलिटी ज्यादा, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा परमिएबल मेम्ब्रेन, लेटिंग समथिंग पास थ्रू। तो जिसकी परमिएबिलिटी ज्यादा वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड उसका ज्यादा बनेगा, मतलब अप्लाई किया और जो प्रोड्यूस हुआ ज्यादा हो गया। तो आप देखें यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है, अगर म्यू ज्यादा होगा तो आपका टोटल बी जो बना वो ज्यादा बनेगा। तो उसने ज्यादा पास होने दिया, मतलब एक तरीके से ज्यादा परमिएबल है परमिएबिलिटी। ठीक है, तो आपका ये टॉपिक में यही है, बस ये आपको मैथमेटिकल सीक्वेंसिंग याद रखनी है और इनके टर्म्स के नाम याद रखने हैं। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं और एग्जाम आपके उसमें भी आते हैं, नोट डाउन कर लें। पूछ सकते हैं, पूछना है तो कुछ। हाँ जी, हाँ, बी इज टोटल मैग्नेटिक फील्ड, बी इज टोटल मैग्नेटिक फील्ड। एक मिनट, टोटल कौन सी? अप्लाइड एंड प्रोड्यूस्ड, बताएं। ठीक, ये आपकी टोटल मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ जी, पूछना है कुछ और? आगे बढ़े, क्या करें? सेम कैसे है? इस पूरे टर्म को आपने म्यू बोला है, वहां पे मैंने लिख भी दिया है म्यू इक्वल टू म्यू नॉट जाई प्लस 1। जाई क्या था? मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी विच डिपेंड्स अपॉन मटीरियल, उसी पे डिपेंड आपका म्यू करेगा। तो म्यू इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ मटीरियल, आवाज नहीं हुई, विच टेल्स अबाउट परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, कि कितना वो मैग्नेटिक फील्ड को पास होने देगा। फ्री स्पेस है जब आपका फॉर एग्जाम्पल ये नहीं था, जब क्या नाम है यहाँ पे बार में ये आयरन पीस नहीं था, तो जो एयर थी वो फ्री स्पेस एक तरीके से, उस दौरान आपकी जो कांस्टेंट आएगा वो म्यू नॉट आएगा, है ना। डन।
हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक इज पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म। 3 टॉपिक हैं, पैरेलली पढ़ेंगे। बोर्ड को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, बताना बराबर बराबर बढ़ गया क्या? बढ़ गया क्या? बढ़ गया है। एक बांटने की ना एक टेक्निक होती है। अगर 2 भाई हैं तो उनके बीच में बराबर बराबर केक बटे, मतलब जस्टिस हो जाए, उसके लिए ना एक को काटने का ऑप्शन होता है और एक को छांटने का ऑप्शन होता है। कितना सही तरीका है ना। अगर जो काटेगा उसको बहुत ध्यान रखना है कि आधा आधा कटे। अगर आधा आधा नहीं कटा, थोड़ा सा बड़ा कट गया, तो उसको पता लग जाएगा कि बड़ा ये मैं ले लूंगा। तो काटने वाले को बहुत ध्यान से देना होता है कि बराबर कटे, ताकि वो छांटने वाला वो ना कर पाए। स्केल से काट दें, ठीक। जैसे हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे सारी चीजें मैग्नेट नहीं बनती हैं। वुड नहीं बनेगा, आयरन बन जाएगा। तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं उनको 3 तरीके से हम स्टडी करते हैं, डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म। एक करके देखते हैं इसका क्या क्या मतलब है। अगर मान लो कोई मटेरियल है, लेट से ये मटेरियल का एक आपने सिलेंडर पीस लिया है। जब आप उसके ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B0 अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर कुछ तो होता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में एक वीक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। सबसे पहला पॉइंट लिखें, अ डायामैग्नेटिक मटेरियल produces weak magnetic field in the direction opposite to the field. ठीक बात है। यहां पे क्या होता है इस केस में, जो आपका अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल एक वीक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। लिखें आप, अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल प्रोड्यूसेस weak magnetic field in the direction of applied field. और जो आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे बहुत ज्यादा, मतलब हाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। हाँ जी, हाँ, along the field. A ferromagnetic material produces a large magnetic field along the direction of applied magnetic field. इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन होता है,
लेंज लो, जो कि हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे इसका रीजनिंग आपको समझ नहीं आएगा, बट इसकी रीजनिंग है लेंज लो। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन सिंपल है कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में डाइपोल्स ओरिएंट होते हैं अलोंग द फील्ड, है ना, इसलिए वो उसी में डायरेक्शन में वो करता है। ठीक है, और इसमें रीजन होता है डोमेन, एक कॉन्सेप्ट है, उसको अभी हम देखेंगे लास्ट में। ये डोमेन्स के कारण ऐसा होता है। अब एक बात बताएं, अगर ये आपका पहला पॉइंट था जो अभी लिखा आपने, अब सेकंड पॉइंट पे आ जाएं। अगर एक बार मैग्नेट है नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही होगा जैसे इसका है। अगर एक डायामैग्नेटिक मटेरियल के पास में मैं बार मैग्नेट को लेके जाऊं, तो क्या ये डायामैग्नेटिक मटेरियल रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा? रिपेल करेगा, क्योंकि इसके मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट में वो बनाएगा, तो इट विल बी नॉर्थ पोल ऑफ दिस, बट वो वीक मैग्नेटिक फील्ड है, इट मींस इट विल बी वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेट। आप लिखें डायामैग्नेटिक मटेरियल will be weakly repelled by magnet। जो आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल है वो अलोंग फील्ड करता है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपकी फील्ड ऐसे होगी, यहाँ होगी, इसका मतलब इट विल बिहेव लाइक अ साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल विल अट्रैक्ट। तो लिखें आप पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। ठीक है, और उसमें क्या लिखेंगे? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। थर्ड पॉइंट, आप देखें बहुत ध्यान से, इस बार मैग्नेट के यहां पे क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का रीजन रहेगा, और दूर जाएंगे तो वीक मैग्नेटिक फील्ड का रीजन रहेगा। तो ये जो आपका डायामैग्नेटिक मटेरियल है, इट विल हैव अ टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम अ स्ट्रॉन्गर फील्ड टू वीकर फील्ड। क्या बोल रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं मैं, ये रिपेल करेगा इसको। यहां पे आपका मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है और दूर जाएंगे तो कम होगा। अगर ये रिपेल कर रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के रीजन से वीक मैग्नेटिक फील्ड के रीजन की तरफ जाएगा। तो आप लिखें इट हैज टेंडेंसी टू मूव, इट माने डायामैग्नेटिक मटेरियल, इट हैज टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रॉन्गर टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे क्या होगा? यहां पे आपका ये अट्रैक्ट होगा, तो दूर में मैग्नेटिक फील्ड कम है, यहां मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है, पास में ज्यादा है, तो इट विल मूव फ्रॉम वीकर मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। लिखें आप इट हैज टेंडेंसी टू मूव from weaker to stronger magnetic field, weaker to stronger magnetic field। वहां भी ऐसा ही रहेगा, थर्ड में भी, कि वीकर से स्ट्रोंगर में आएगा।
नेक्स्ट पॉइंट देखें, पहले लिख लें आप, इट हैज नेगेटिव एंड स्मॉल वैल्यू ऑफ, it has negative and small value of magnetic susceptibility. देखो आपको पता है कि M इज इक्वल्स टू Xi H, ये क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है आपका जो प्रोड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन है। तो आपको पता है कि जो प्रोड्यूस हो रहा है वो अपोजिट है अप्लाइड के, तो इट मींस दिस विल बी नेगेटिव, नेगेटिव। और जो M है, आपने अभी बताया कि जो यहां मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो कम भी है, तो कम कैसे होगी, जब H में बहुत छोटा नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका फाइनल आउटपुट छोटा आएगा, तो Xi की वैल्यू छोटी भी होगी और नेगेटिव भी होगी। ठीक है, इसका फोर्थ पॉइंट, Xi इज पॉजिटिव एंड स्मॉल, और इसका Xi इज पॉजिटिव एंड लार्ज। हाँ जी, इसमें फिफ्थ पॉइंट लिखें, पांचवा पॉइंट डायरेक्ट लिखें पहले, डायामैग्नेटिज्म इज प्रेजेंट, डायामैग्नेटिज्म इज प्रेजेंट, नोटबुक कहाँ बेटा, नोटबुक कहाँ है, किसने क्यों लिख रहे हो, फिर घर जाके लिखोगे। डायामैग्नेटिज्म इज प्रेजेंट इन all substances but overcome by other effects like paramagnetism and ferromagnetism. हाँ जी, other effects like paramagnetism and ferromagnetism, मतलब ये वाला इफेक्ट आपका ओवरशैडो हो जाता है उन दोनों से। इसी में छठा पॉइंट लिखें, ये कंप्लीट हो जाएगा फिर सिक्स पॉइंट, मोस्ट exotic diamagnetic material, most exotic diamagnetic materials are superconductors, and Xi equal to -1 for them, Xi equal to -1 for them. आप फील्ड लगाते हैं B0 और डायमैग्नेटिक मटेरियल उसके अपोज में एक फील्ड बनाता है, अगर वो उतनी फील्ड बना दे कि नेट फील्ड 0 हो जाए, तो ऐसा तब होता है जब आपका मटेरियल सुपर कंडक्टर हो, उसका Xi -1 होना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रोड्यूस्ड है वो अप्लाइड के बराबर हो जाए अपोजिट डायरेक्शन में। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सुपर कंडक्टर इज ऑलवेज 0, ये कहीं पे आ सकता है असर्शन रीजन में, क्या, नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सुपर कंडक्टर इज ऑलवेज 0, ये अलग पॉइंट नहीं है, वहीं पे आप स्टार बना के लिख लें। हाँ जी, नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सुपर कंडक्टर इज 0। हाँ 0। यहां तक कोई डाउट? इसमें आ जाए पांचवा पॉइंट,
पैरामैग्नेटिज्म में। लिखे पॉइंट, इंडिविजुअल एटम्स हैव, नहीं इसमें पांचवा, ये हो गया, कंप्लीट हो गया वो। पांचवा पॉइंट पैरामैग्नेटिज्म में, इंडिविजुअल एटम्स हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट्स, permanent dipole moments, but due to thermal motion they cancel each other, but due to thermal motions they cancel each other, but in presence of magnetic field B naught, but in presence of B naught, they align themselves, ये कह रहा है कि आपका रैंडम मोशन के कारण डाइपोल मोमेंट्स तो होते तो हैं पर वो कैंसिल करते हैं, जब फील्ड लगता है तो अलाइन करते हैं, आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड दिखता है। लास्ट पॉइंट, मैग्नेटाइजेशन इज C/T, C इज सम कांस्टेंट। आपका जो मैग्नेटाइजेशन है इस केस में वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अगर ज्यादा टेम्परेचर होगा, देखें ध्यान से एक बार, अगर ज्यादा टेम्परेचर होगा तो आपका थर्मल मोशंस ज्यादा होंगे, अलाइन होना मुश्किल होगा, तो m कम हो जाएगा। और अगर ठंडा होगा, टेम्परेचर कम होगा तो अलाइन होना आसान है, दे विल अलाइन अलोंग द फील्ड। यहां पे समझ लें कि इसकी रीजनिंग क्या है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का। आपके मटेरियल में डोमेन बनी होती हैं, डोमेन्स का मतलब रीजन्स। एक डोमेन में आपके सारे डाइपोल्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन करते हैं, पर दूसरी बराबर वाली में वो किसी और डायरेक्शन में अलाइन कर रहे होते हैं। हमने पहले देखा कि आपके डाइपोल्स रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। यहां पे स्मॉल डोमेन्स में तो वो एक पैटर्न फॉलो करते हैं, बट डोमेन्स आर रैंडमली ओरिएंटेड। आप लिखेंगे रीजन्स क्या है, डोमेन्स हैं, और डोमेन्स रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, बट ऑन अप्लाइंग फील्ड दे ओरिएंट अलोंग द फील्ड एंड प्रोड्यूसेस अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और लास्ट पॉइंट लिख लेंगे, एट हाई टेम्परेचर, लास्ट पॉइंट, एट हाई टेम्परेचर ferromagnetic materials behaves like paramagnetic materials, Thank you.